नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान में नियुक्त किए ऑब्जर्वर। भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला को हरियाणा, टीएस सिंहदेव और पवन बंसल को राजस्थान, मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया महाराष्ट्र का ऑब्जर्वर। बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने बढ़ाई कांग्रेस की चिंता। आरजेडी विधायक और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जारी किया रिपोर्ट कार्ड। सभी मामलों में बताया फेल। बोले नागपुर से चल रही है बिहार सरकार। कर्नाटक में भी मंदिर मस्जिद विवाद की तैयारी में हिंदू संगठन, जामिया मस्जिद का वीडियो सर्वे कराने की मांग। कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में उठाए जा रहे हैं धार्मिक मुद्दे। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। महाराष्ट्र में महामारी की चौथी लहर के संकेत। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा, फिर से अनिवार्य बनाया जाए मास्क। लोगों से की वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने की अपील। तो ये थी सुर्खियां। आइए आप बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बीजेपी प्रवक्ता टीवी डिबेट में कई बार दूसरों पर हावी होने के लिए अमर्यादित टिप्पणी तक कर जाते हैं और ऐसी ही एक टिप्पणी पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर साहब के लिए कर दी, जिससे पूरे देश में बवाल मच गया। अब बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है और नुपुर शर्मा भी सफाई दे रही हैं। उन पर कार्रवाई भी की गई है। इसी खबर पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा और इसके साथ ही राज्यसभा चुनावों को लेकर भी करेंगे बात। कैसे वोटिंग के दिन करीब आते आते बीजेपी मुकाबले से हो जा रही है बाहर। साथ ही बात करेंगे हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की बढ़ती मुसीबतों की। इसके अलावा जानेंगे विधानसभा चुनावों में मिली हार पर पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग में क्या बोले अखिलेश यादव और क्या है सपा की 2024 की तैयारी। इसके अलावा भी दूसरी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, बड़बोलापन कई बार खुद को ही मुसीबत में फंसा देता है। विरोधी दलों के नेताओं की आवाज को दबाने के लिए कई बार बीजेपी पर्याप्त निजी टिप्पणी से लेकर धार्मिक विवाद भी पैदा कर देती है, जिससे कई बार तो देश में तनाव तक पैदा हो जाता है। ऐसा ही एक विवाद बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान से पैदा हो गया। उन्होंने टीवी डिबेट में पैगंबर साहब को लेकर अपमानजनक टिप्पणी कर दी, जिसे लेकर देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अब बीजेपी ने दबाव में कार्रवाई की है। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक बयान ने बीजेपी की मुसीबत बढ़ा दी थी। टीवी चैनल पर इस्लाम के संस्थापना नुपुर को भारी पड़ गया है। बीजेपी ने प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। इसके बाद कई दिन बीत जाने के बाद आज बीजेपी ने एक्शन लेते हुए नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि हम सभी धर्मों और उनके पूज्यों का सम्मान करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक प्रेस लेटर जारी करके ये बयान दिया है। बीजेपी ने नुपुर शर्मा के अलावा दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता नवीन जिंदल पर भी कार्रवाई की है। नवीन जिंदल को भी पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। नुपुर के बयान का समर्थन करते हुए जिंदल ने ट्वीट किया था। आपको बता दें कि नुपुर के बयान के बाद मुस्लिम संगठन लगातार नुपुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। तो वहीं नुपुर शर्मा के बयान पर राजस्थान के बूंदी के मौलाना मुफ्ती नदीम ने कहा कि जो पैगंबर साहब के खिलाफ बयान देगा उसकी आंखें नोच लेंगे। डीएम ऑफिस के बाहर लोगों को संबोधित करते हुए नदीम ने कहा कि अगर पैगंबर साहब के खिलाफ बयान देना कानूनन सही है तो हम उस कानून का विरोध करते हैं। आपको बता दें कि एक न्यूज डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने इस्लाम समुदाय लगातार विरोध कर रहा है। पिछले दिनों शर्मा ने बयान जारी करके कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। नुपुर शर्मा पर महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कई मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। नुपुर के बयान ने यूपी बीजेपी की मुश्किलें ज्यादा बढ़ा दी थी। तो वहीं कानपुर में हुआ टकराव भी नुपुर के बयान का नतीजा था। लेकिन आज बीजेपी ने बड़ा एक्शन लेते हुए नुपुर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया है। दूसरी ओर बीजेपी के समर्थन से राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे सुभाष चंद्रा भी मुकाबले से बाहर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि गहलोत ने रूठे हुए सभी विधायकों को अपने पाले में कर लिया है। बीजेपी को जिन विधायकों से उम्मीद थी वो सभी कांग्रेस के कैंप में पहुंच चुके हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान में सियासी ड्रामा शुरू हो गया था। 6 विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए थे। कांग्रेस राज्यसभा की एक सीट खटाई में पड़ती नजर आ रही थी। पार्टी के साथ ही खुद सीएम अशोक गहलोत एक्शन में नजर आए। कई दिन तक मान मनोवल का दौर चला, जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत आखिरकार नाराज विधायकों को मनाने में कामयाब रहे। खबरों के मुताबिक सीएम आवास पर रात 1 बजे तक बैठकों का दौर चला।
सीएम गहलोत ने करीब 3 घंटे तक नाराज विधायकों की बात सुनी और फिर राज्यसभा चुनाव से पहले सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। नाराज विधायक मान गए और अब उदयपुर जाने के लिए भी तैयार हैं। खबरों की माने तो इंजीनियर की पिटाई के मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा होकर आए गिरिराज मिलिंगा को जांच में बरी किए जाने की बात हुई है। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को अतिरिक्त विभागों का कार्यभार दिए जाने पर भी सहमति बनी है। डांग विकास क्षेत्र के चेयरमैन लाखन मीणा को बजट का आवंटन किया जाएगा। संदीप यादव और वाजिब अली को संसदीय सचिव बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बेरवा के सारे रुके हुए काम राज्यसभा चुनाव से पहले करवाने का आश्वासन दिया है। विधायकों ने सीएम से भी ये कहा कि अधिकारी और कर्मचारी की तैनाती भी उनसे पूछकर नहीं की जाती। इस पर सीएम ने उनकी समस्याएं और शिकायतों को दूर करने का आश्वासन दिया। सीएम आवास पर नाराज विधायकों की अशोक गहलोत के साथ फोटो भी जारी की गई है। कहा जा रहा है कि अब ये सभी विधायक सीएम अशोक गहलोत के साथ उदयपुर जाएंगे। दूसरी तरफ उदयपुर में निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा की तबियत फिर बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल में भर्ती हुड्डा की सुरक्षा के लिए 25 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। यानी अब राजस्थान में कांग्रेस में ऑल इज वेल है। राजस्थान में गहलोत का जादू चलता दिख रहा है, जिस कारण से बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। बीजेपी जब भी मुश्किल में होती है तब वो केंद्रीय जांच एजेंसियों को अचानक काम पर लगा देती है। ईडी और सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर शिवसेना ने सवाल पूछा है कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसियां पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी समन भेजेंगी? तो आखिर क्यों नेहरू को समन भेजे जाने की हो रही है बात, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीते दिनों प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तलब किया था। वहीं अब इस मुद्दे पर शिवसेना ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। दरअसल पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए केंद्र सरकार से पूछा, क्या पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी समन जारी किया जाएगा? शिवसेना ने कहा कि पंडित नेहरू की तरफ से शुरू किए गए नेशनल हेराल्ड बहुत पहले ही अपना महत्व खो चुका है, लेकिन इस पर राजनीति अभी भी जारी है। नेशनल हेराल्ड को स्वतंत्रता संग्राम के एक मिशन के रूप में शुरू किया गया था, न कि पैसे कमाने के रूप में। यह अखबार देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। आपको बता दें कि नेहरू ने इस अखबार को साल 1937 में शुरू किया था। उस वक्त नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार पटेल इसके मुख्य स्तंभ थे। द नेशनल हेराल्ड उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम के मुखर प्रवक्ता के रूप में लोकप्रिय था, लेकिन अब नेशनल हेराल्ड मामले को ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। सामना में ये भी कहा गया कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि एक कंपनी 50 लाख रुपए की बजाय 2000 करोड़ रुपए का मालिक बन गया, जिसका कोई व्यवसाय नहीं था। मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को भी इस कंपनी के अन्य निदेशकों में आरोपी बनाया गया था, लेकिन सोनिया और राहुल सुर्खियों में रहे। इस पूरे मामले में कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, फिर भी ईडी ने इसमें दखल दिया। नेशनल हेराल्ड मामले में लेन देन कर्ज चुकाने के लिए किया गया था, कदाचार के लिए नहीं। इस पूरे मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाया गया है। क्या अब नेहरू के नाम पर भी समन जारी होंगे और उनके स्मारक पर चिपकाए जाएंगे? पंडित नेहरू को ईडी और सीबीआई से नोटिस मिलने के बाद ही कुछ आत्माएं शांत होंगी। बीजेपी सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने के लिए इस तरह की कार्रवाई करवा रही है, लेकिन इस कार्रवाई को करवाने से बीजेपी विपक्ष को कमजोर करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। नेहरू को समन तो नहीं भेजा जाएगा, लेकिन दूसरे लोगों को जरूर समन भेजा जा रहा है। सोनिया गांधी को 8 जून को ईडी के सामने पेश होना है और उसके बाद राहुल गांधी की बारी है। विरोधी दलों पर ईडी की कार्रवाई जारी है, लेकिन बीजेपी की परेशानी विरोधी दलों के नेताओं ने ही बढ़ा रखी है, बल्कि सहयोगी दल के नेता भी उसे आंख दिखा रहे हैं। खासतौर पर हरियाणा में जहां निकाय चुनाव चल रहे हैं और चुनावों में बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई दिख रही है। नगर निकाय चुनाव में दोबारा हुए बीजेपी जेजेपी के गठबंधन के बाद से दोनों दलों की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। कई निकाय में पहले से घोषित जेजेपी उम्मीदवारों ने अब सीट बीजेपी के खाते में जाने से अपना पर्चा वापस लेने से इनकार कर दिया है। जिन निकायों में जेजेपी पदाधिकारी अपने नेताओं पर चुनाव न लड़ने का दबाव डाल रहे हैं, वहां बगावत हो रही है। यही हाल बीजेपी का है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और जेजेपी में दोबारा गठबंधन होने के बावजूद दोनों दल आमने सामने हैं। 8 से ज्यादा निकाय ऐसे हैं जहां दोनों दलों ने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं टिकट न मिलने से नाराज दोनों दलों के नेताओं की लिस्ट भी लंबी हो गई है। बीजेपी जेजेपी के 18 से ज्यादा नेताओं ने बगावत करते हुए निर्दलीय पर्चा भरा है, जो गठबंधन की मुश्किलों में इजाफा कर रहा है। फिलहाल किसी तीसरे दल के बजाय
बीजेपी और जेजेपी आपस में ही मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, गठबंधन के दोनों दल अब एक दूसरे के नेताओं पर भी डोरे डाल रहे हैं, यानी अपने सहयोगियों को ही कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। अब तक बीजेपी से नाराज होकर पार्टी छोड़ने वाले कई नेताओं को जेजेपी ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़वा रही है। समालखा में भी यही स्थिति बनी हुई है। माना जा रहा है कि दोबारा हुए गठबंधन में पहले जैसी मजबूती नहीं रही। इधर चुनाव के बहाने आप और बीएसपी भी बागी हुए नेताओं को अपना टिकट देकर लपकने की कोशिश कर रही है। समालखा में बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो जेजेपी ने अपने सिंबल पर प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। अंबाला में भी बीजेपी के सामने जेजेपी नेता खड़े हैं। शाहबाद में भी जेजेपी के बाद बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। तो वहीं हांसी में टिकट से पहले भरा पर्चा अब दूसरे प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। सिरसा में बिजली मंत्री के प्रत्याशी और चचेरे भाई चेयरमैनी के लिए भिड़ेंगे। ऐसे में अब निकाय चुनाव में गठबंधन दल की आपसी खींचतान में सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हो रहा है। हरियाणा में जेजेपी के बागी नेताओं ने गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, खासतौर पर बीजेपी की, क्योंकि जेजेपी उम्मीदवार बीजेपी को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ यूपी में भी बीजेपी की परेशानी बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। समाजवादी पार्टी अब यूपी सरकार के साथ ही मोदी सरकार की घेराबंदी में जुट गई है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर भी मंथन किया। इसके बाद अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली हार के कारणों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई, जिसमें हारने वाले सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया और उनसे पिछड़ने का कारण पूछा गया। अधिकांश उम्मीदवारों की शिकायत थी कि उनके नाम का ऐलान देर से किया गया, जिस कारण से वो प्रचार में ज्यादा वक्त नहीं दे पाए। इसके साथ ही मतदाता सूची में गड़बड़ी, सहयोगी दलों के बीच तालमेल का अभाव और चुनाव की कमजोर रणनीति पार्टी पर भारी पड़ गई। कई जगह पर तो पार्टी उम्मीदवार मामूली अंतर से हारे। इसके पीछे प्रशासनिक कारण बताए गए। अखिलेश यादव ने सभी की बात सुनी और कहा, ये हार सबक सिखाने वाली है। अब सपा नई रणनीति के साथ 2024 के लोकसभा और 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरेगी और जीत हासिल करेगी। अभी से जनता के बीच रहकर संघर्ष करने वालों को ही 2027 में मौका दिया जाएगा। अब टिकट के लिए आवेदन नहीं मांगे जाएंगे। हाईकमान सीधे प्रत्याशी तय करेगा। हारे हुए प्रत्याशियों ने बताया कि जिला प्रशासन ने कई विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव नतीजों को प्रभावित किया। मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां कराई गई। तमाम मतदाताओं के नाम गायब थे। कई बूथों पर पीठासीन अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध रही। इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आदेश दिया कि हर विधानसभा क्षेत्र से नियम विरुद्ध नाम कटने वालों का हलफनामा बनाया जाए और जनहित याचिका दायर की जाए। बैठक में संगठन को मजबूती देने तथा बूथ स्तर पर चिन्हित करके वोट बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाएगा। यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए सपा अभी से तैयार हो गई है और 2024 और 27 के चुनाव में सत्ता में वापसी करेगी। सपा 2024 की तैयारी शुरू कर चुकी है, तो ओडिशा में बीजेडी ने भी लोकसभा के साथ विधानसभा चुनावों की तैयारी एक साथ शुरू कर दी है। ओडिशा में लोकसभा चुनावों के साथ ही विधानसभा चुनाव होते हैं, इसलिए बीजू जनता दल दोनों की तैयारी एक साथ कर रही है और इसलिए पटनायक सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया। तो किसे मिली मंत्रिमंडल में जगह और कौन हुआ बाहर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजनीति में सीएम नवीन पटनायक के 25 साल पूरे हो गए हैं। अस्का लोकसभा से 1997 को पहली बार नवीन पटनायक सांसद बने थे। उनके पिता बीजू पटनायक उड़ीसा के जाने माने नेता थे। पिता के जाने के बाद उन्होंने बीजू जनता दल का गठन किया था और उसके बाद से लंबे वक्त से वो उड़ीसा के सीएम हैं। नवीन पटनायक के नेतृत्व में 2000, 2004, 2009, 2014 और 2019 में लगातार 5 बार बीजू जनता दल ने उड़ीसा में सरकार बनाई है। अब 2024 के लिए भी सीएम नवीन पटनायक ने अपनी कमर कस ली है। कल उनके मंत्रिमंडल के 20 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसे 2024 की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। उड़ीसा में विधानसभा चुनाव से 21 महीने पहले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आधी कैबिनेट बदल दी है। भुवनेश्वर के राजभवन में शपथ ग्रहण के दौरान 21 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 10 नए चेहरे थे। पिछली कैबिनेट में राज्य मंत्री रहे जगन्नाथ सरकार को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ओडिशा में मार्च 2024 में विधानसभा का चुनाव होना है। नवीन पटनायक ने नई कैबिनेट में महिला चेहरों को जगह दी है। पिछली कैबिनेट में सिर्फ 3 महिलाओं को मंत्री बनाया गया था, जबकि नई कैबिनेट में महिला कोटे से 5 मंत्रियों को जगह दी गई है। कैबिनेट विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा होना बाकी है। 2024 में ओडिशा विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे अधिक मार्जिन से जीतने वाली रीता साहू को भी मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट विस्तार में पिछली सरकार में कद्दावर मंत्री रहे
विक्रम केसरी और प्रताप जेना को जगह नहीं मिली है। परफॉर्मेंस के आधार पर दोनों को हटाया गया है। केसरी के पास फॉरेस्ट और जेना पंचायती राज मंत्रालय था। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर रहे नबा किशोर दास को भी कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। कैबिनेट फेरबदल को 2024 चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। नवीन पटनायक ने 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कैबिनेट विस्तार किया है। तो ऐसे में साफ है कि पीएम मोदी को मात देने के लिए सीएम पटनायक ने अभी से तैयारी कर ली है। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी राज में लोगों के गिरते स्वास्थ्य की। देश में मोदी सरकार ने दावा किया था कि हम स्थिति में सुधार करेंगे, लेकिन जब से सरकार आई है तब से हालात बद से बदतर हो गए हैं। आलम यह है कि 71% भारतीय पौष्टिक आहार पर खर्च करने में सक्षम नहीं है। जी हां, डाउन टू अर्थ मैगजीन की रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ है। इसने मोदी सरकार के दावों की पोल खोल दी है, साथ ही सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिर कैसे बढ़ेगा देश। देश में तरक्की तभी संभव है जब स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो। लेकिन मोदी के राज में ना तो लोगों को अच्छा इलाज मिल रहा है और ना ही अच्छा भोजन मिल रहा है। ज्यादातर लोग पौष्टिक आहार के लिए तरस रहे हैं। डाउन टू अर्थ मैगजीन की रिपोर्ट बताती है कि पौष्टिक आहार पर खर्च करने में 71% भारतीय सक्षम नहीं है। इतना ही नहीं, हर साल 17 लाख लोग खराब आहार या भोजन की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो आहार संबंधी जोखिम कारकों की वजह से लोग बीमारियों के चपेट में आते हैं, जिनमें मधुमेह, कैंसर, स्ट्रोक और दिल की बीमारियां शामिल हैं। रिपोर्ट में फलों, सब्जियों, साबुत अनाज के कम सेवन का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि 71% भारतीय पौष्टिक आहार नहीं कर सकते, जबकि वैश्विक औसत 42% है। इसमें कहा गया है कि एक औसत भारतीय के आहार में फलों, सब्जियों, फलियों, मेवा और साबुत अनाज की कमी होती है। भारत में 20 साल और इससे अधिक उम्र का वयस्क प्रतिदिन 35.8 ग्राम फल खाता है, जबकि रोजाना 200 ग्राम फल खाने की सिफारिश की गई है। इसी तरह से व्यक्ति को रोजाना न्यूनतम 300 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन वो मात्र 168.7 ग्राम ही खाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वस्थ आहार के मामले में थोड़ी प्रगति हुई है, लेकिन आहार पौष्टिक नहीं हो पा रहा है। साथ ही देश में कुपोषण भी बढ़ता जा रहा है। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि देश की जनता अच्छा खाना खाने के लिए तरस रही है। ये संख्या केवल 20 से 30% नहीं है, बल्कि 71% है, जो देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। लेकिन मोदी सरकार तो मस्त है, जबकि जनता त्रस्त है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।